Hello viewers, very good afternoon. I am Dr. Robin Bohut. I am consultant orthopedics and joint replacement at Mukut Hospital, चंडीगढ़। आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक में आपके सामने आया हूँ। आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट टोटल नी रिप्लेसमेंट। टोटल नी रिप्लेसमेंट या फिर घुटने की सर्जरी के बारे में जानने से पहले हम लोग बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। ऑस्टियोआर्थराइटिस इज अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर जिसमें घुटने का घिस जाना जिसको बोलते हैं, उसमें क्या होता है उसको समझने के लिए ये हमारी थाई बोन है और ये हमारी लेग बोन है और ये चपनी है। अगर हम ध्यान से देखें जो जहाँ पे थाई बोन खत्म होती है वहाँ पे एक शाइनी कार्टिलेज की लेयर है। तो जैसे जैसे हमारी एज होती है, घुटने का वेयर एंड टेयर होता है, कार्टिलेज घिसती है, वैसे वैसे ये कार्टिलेज यहाँ से इरोड हो जाता है और ये जॉइंट नो लॉन्गर इट रिमेन्स फ्लेक्सिबल, ये आपस में फंसने लग जाता है और इसी को हम लोग कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस काफ़ी किस्म का होता है। 90% ऑफ पेशेंट्स जो हमारे पास आते हैं उनके पास जो कॉज होता है, जो कारण होता है घुटना घिसने का, वो एज रिलेटेड होता है। जैसे एज के साथ हमारे बाल ग्रेइंग ऑफ हेयर्स होती है, जैसे हमारे दांत लूज होते हैं, रिंकलिंग ऑफ स्किन होती है, ऐसे ही एज के साथ हमारे घुटनों का कार्टिलेज घिस जाता है, उसको ही हम लोग कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। या फिर इसके कई और कारण भी होते हैं, या किसी को गठिए की शिकायत है, या किसी का यंग एज में कोई एक्सीडेंट हो गया है, नी में इंजरी हो गई है, उस वजह से उसका कार्टिलेज बहुत यंग एज में घिस गया है, या फिर किसी को बहुत यंग एज में कोई नी इन्फेक्शन हुआ जिसकी वजह से घुटने का कार्टिलेज घिस गया है। तो वाई हाउ वुड आई नो भी मुझको घुटने की प्रॉब्लम है, हाउ वुड आई नो भी मुझे आई एम सफरिंग फ्रॉम ऑस्टियोआर्थराइटिस, मुझे कैसे पता लगेगा? ऑस्टियोआर्थराइटिस में जनरली इट स्टार्ट्स विद पेन, स्वेलिंग, आपके जोड़ के अराउंड स्वेलिंग होना, आपके घुटने में पेन होना, आपका वॉकिंग डिस्टेंस कम हो जाना, और या फिर आपको रात को नींद में प्रॉब्लम होना, सुबह उठ के आपको स्टिफनेस फील होना, या आपके आपके वेल विशर्स आपको कहने लगे भी आप चलते समय आपके जो वॉकिंग स्टाइल है वो चेंज हो गया है, या आप चलते हुए लिम्प करने लग गए हैं। तो ये कुछ कारण है जिससे आपको पता लगता है भी आपको नी प्रॉब्लम है या आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस की शुरुआत है। ऑस्टियोआर्थराइटिस की शुरुआत मतलब जैसे हमारा नी ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, अर्ली स्टेजेस में नी का जो घिसना है वो ग्रेजुअल प्रोसेस है। हमारा कुछ पार्ट ऑफ हमारा कार्टिलेज घिस जाता है, फिर कुछ पार्ट ऑफ कार्टिलेज जब धीरे धीरे उसका कार्टिलेज का थिकनेस पूरा खत्म हो जाता है तब स्टेज आता है सर्जरी का। तो एक जो कॉमन डाउट लोगों के दिमाग में होता है कि घुटनों का ऑस्टियोआर्थराइटिस का जो इलाज है सिर्फ ऑपरेशन है, ऐसा नहीं है। अगर कोई हमारे पास अर्ली स्टेजेस पे आता है तो कुछ मेडिकेशंस, कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस, वेट रिडक्शन, फिजियोथेरेपी, कुछ स्प्लिंट्स, ये भी दे आर आल्सो अ फॉर्म ऑफ, देयर आर आल्सो अ मेजर ट्रीटमेंट जो कि अर्ली स्टेजेस में आपकी डिजीज को कुछ कुछ हद तक उसको काफी डिले करने में हेल्प करता है। अगर आप स्ट्रेट अवे, ऐसा नहीं होता इफ समबडी इज सफरिंग फ्रॉम एनी नी प्रॉब्लम और उसकी नी सर्जरी ही होगी। तो व्हाई इट इज कॉमन इन इंडियन पॉपुलेशन, क्योंकि हमारी इंडियन पॉपुलेशन में ग्राउंड सेटिंग हैबिट्स और ग्राउंड सेटिंग हैबिट्स होती हैं और इंग्लिश टॉयलेट्स यूज करते हैं लोग ज़्यादा, और ओबेसिटी सबसे मेजर कारण है जो कि रिसेंटली इट इज़ अफेक्टिंग पीपल। तो वन ऑफ द मेजर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर इज ओबेसिटी। आजकल ओबेसिटी, जैसे जैसे ओबेसिटी और मोटापे की शिकायत लोगों में बढ़ रही है, वैसे ही नी प्रॉब्लम भी बढ़ता जा रहा है। और उसके बाद हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं। अगर सबसे पहले कोई बहुत अर्ली स्टेज पे हमारे पास आता है तो फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रीटमेंट है, हम लोग उसको रेडियोलॉजिकल असेसमेंट करते हैं। रेडियोलॉजिकल असेसमेंट मींस हम लोग पहले उसका स्टैंडिंग एक्सरे करते हैं पेशेंट का, उसमें हम असेस करते हैं कि कितना कार्टिलेज इरोड हो गया है, वेदर देयर इज अ बोन और बोन कॉन्टेक्ट, क्या हड्डियां आपस में टकरा रही हैं, क्या अभी भी कुछ गैप है दोनों बोन्स में। तो द एक्सटेंट ऑफ कार्टिलेज लॉस हम लोग एक एक्सरे पे वही विजुलाइज ऑन एक्सरे। तो इफ समबडी कम्स टू अस ऑन वेरी अर्ली स्टेज, तब इट जो हम ट्रीटमेंट करते हैं दैट बेसिकली इज लाइफस्टाइल चेंजेस, वेट रिडक्शन, एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशंस, कुछ पोस्चर्स अवॉइड करना, जैसे पैरों के बाहर बैठना, चौंकड़ी मारना,
हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ जैसे जंपिंग या जॉगिंग ये अवॉइड करना। और इसमें इंजेक्शंस और ऑल्सो वन ऑफ द ट्रीटमेंट्स। और इंजेक्शंस आर डेफिनेटली नेवर अ क्योर, दे कैन डिले योर सिम्टम्स। अगर हम सर्जरी के लिए रेडी नहीं है या फिर हमारी कोई सर्जरी हो नहीं सकती या हम कोई हार्ट कंडीशन से अफेक्टेड है और हम एनेस्थीसिया साइड से अनफिट हैं, देन इंजेक्शंस डेफिनेटली इज अ ह्यूज हेल्प। But if we are fit for a surgery, then definitely one should opt for surgery rather than any intra-articular injection. और second step होता है मेडिकेशंस पे आना। फर्स्ट होता है लाइफस्टाइल चेंजेस करना, अपनी रेगुलर फिजियोथेरेपी, आपको फिजियोथेरेपिस्ट एक्सरसाइजेस बताता है, आप वेट रिड्यूस करते हो, आप पोस्चर्स स्क्वाटिंग ग्राउंड सिटिंग अवॉइड करते हो, स्टेयर्स चढ़ना उतरना अवॉइड करते हो। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप होता है आपका मेडिकेशंस, जिसमें एंटी इन्फ्लामेटरी या कार्टिलेज के सप्लीमेंट्स जो कि एक अर्ली स्टेज में आर डेफिनेटली हेल्पफुल। उसमें हिलुरोनिक एसिड होता है या फिर उसमें टाइप 2 कोलेजन होता है, विच अप टू सम एक्सटेंट आपके डिजीज को माइक्रो लेवल पे थोड़ा रिवर्स करता है और आपके सिम्टम्स को एलिवेट करता है। और थर्ड इज द फाइनल स्टेज, जब हम लोग ने एक्सरसाइज भी कर लिया है, लाइफस्टाइल चेंजेस भी कर लिए हैं और हमने अपनी मेडिकेशंस भी लेके देख ली हैं, और देन ऑल्सो वी फील भी मेरी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ जैसे सुबह ऑफिस के लिए ड्रेसअप होना या बाहर वॉक के लिए जाना या शॉपिंग मॉल जाना या कोई मैरिज फंक्शंस अटेंड करना, इन सब में आई फील देयर इज़ अ लॉट ऑफ पेन और धीरे धीरे मेरी एक्टिविटी कम होती जा रही है। देन देयर इज़ अ स्टेज जब हमें सर्जरी के बारे में सोचना चाहिए। हाउ सर्जरी इज़ डन। सर्जरी में हम लोग एक मॉडल है जिसमें हम बता रहे हैं भी सर्जरी कैसे होती है। इसमें हम लोग बेसिकली एक चपनी को पीछे करके अपने जो बोन्स डैमेज हैं उनको क्लीन करते हैं, और जैसे टीथ पे हम लोग क्राउन या कैप चढ़ाते हैं वैसे ही दोनों तरफ ऊपर वाली हड्डी पे और नीचे वाली हड्डी पे हम लोग कैपिंग कर देते हैं। और ये एक एनेस्थीसिया के अंडर होता है। 4-5 दिन आपको यू विल हैव टू स्टे अप इन हॉस्पिटल, आपको रहना पड़ता है 4-5 दिन हॉस्पिटल में। आप नेक्स्ट डे से आप या सेम डे इवनिंग और नेक्स्ट डे आप वॉक करना शुरू कर देते हो। आपकी बेसिक एक्टिविटीज लाइक वॉशरूम जाना आना इंडिपेंडेंटली आप यू स्टार्ट डूइंग दैट फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे। इट इज़ नॉट एंटायरली अ वेरी पेनलेस प्रोसीजर। इसमें हल्का फुल्का पेन जरूर होता है बिकॉज इट इज़ अ सर्जरी और आपके स्टिचेस लगे हैं, बट विद रिसेंट एडवांसेस इन द टेक्निक हम लोग वी यूज स्पेशल कॉकटेल्स जो आपकी नी में हम लोग इंजेक्ट करते हैं, उससे आपकी जो पेन की विंडो है इट इज़ रिड्यूस टू अ मिनिमम लेवल। आपको 1 या 2 दिन माइल्ड पेन होता है, उसके बाद आपको काफ़ी मिनिमल पेन होता है। इट इज़ विच इज़ डेफिनेटली जो आपका पेन वाइल योर डिजीज होता है उससे काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। सो इसमें जो बेसिक टेक्निकलिटीज इम्प्लांट्स में होती हैं, तो इम्प्लांट की लॉन्गेविटी पे लोगों का कॉमन क्वेश्चन होता है भी मैंने सर्जरी करा रही है, अब ये मेरा इम्प्लांट कितनी देर चलेगा। तो एज फार एज इम्प्लांट लॉन्गेविटी इज कंसर्न्ड, 10-15 साल पहले जो नी इम्प्लांट्स हमारे पास होते थे they used to have a longevity around 10 to 15 years. With the advances in knee replacement instrumentation or implants, there are implants available now जिनका लाइफ स्पैन ऑलमोस्ट 25 to 30 years है। तो अगर आप इफ़ यू अंडरगो अ सर्जरी, अगर आपकी सर्जरी होती है तो आप वो लेके चल सकते हो भी इस लाइफ टाइम में, वो आपकी सर्जरी प्रोलॉन्ग आपकी पूरी लाइफ निकाल देगी। नाउ आई एम गोइंग टू आंसर योर क्वेरीज एंड one of the questions is the key factors one should consider before opting for a knee replacement, and how does rehabilitation play a role in recovery process. So key factors before considering a knee replacement is, first of all, anyone who is undergoing a knee replacement, उसकी age is more than 50. Generally 90% of patients are elderly patients. उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है क्या क्या कंडीशन से दे आर सफरिंग फ्रॉम। आर दे आर डायबिटिक, क्या डायबिटीज़ कंट्रोल्ड है, उनकी कोई कार्डियक सर्जरी हुई है, क्या उनको कार्डियक मेडिकेशंस कौन कौन सी चल रही हैं उनका। तो बेसिकली इट इज़ ऑप्टिमाइजिंग समवन फॉर अ सर्जरी, एंड
बिफोर सर्जरी वी गेट अ थॉरो एग्जामिनेशन। हम लोग सारे बेसिक टेस्ट कराते हैं जिसमें आपके लीवर, किडनी, आपके ब्लड टेस्ट, आपका चेस्ट एक्सरे, ये सारे टेस्ट होंगे। उसके बाद हमारी एनेस्थीसिया टीम दे विल एनालाइज ऑल द एस्पेक्ट्स भी, वेदर आपका जो सारी प्रॉब्लम्स है दे आर अंडर कंट्रोल, वेदर वी विल बी एबल टू अंडरगो फर्दर सर्जरी क्या हम इमिडिएटली ये सर्जरी कर सकते हैं, क्या हम दोनों घुटनों के इकट्ठे ये सर्जरी कर सकते हैं, क्या हमें कुछ अभी भी आपकी बॉडी को ऑप्टिमाइज करने की ज़रूरत है, या फिर हमारी आपकी जो नी रिप्लेसमेंट है उसको स्टेज करने की ज़रूरत है। वेदर हम लोग एक नी सर्जरी, आपके एक घुटने लेटर से आपको दोनों घुटनों में प्रॉब्लम है एंड वी ऑपरेट योर वन नी, और फिर हम महीने बाद दूसरे नी की सर्जरी करें। तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है भी। फर्स्ट ऑफ ऑल योर बॉडी इज रेडी फॉर अ सर्जरी और नॉट, योर बॉडी इज ऑप्टिमाइज फॉर अ सर्जरी और नॉट, ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सेकेंड एस्पेक्ट बिफोर ऑप्टिंग फॉर अ नी रिप्लेसमेंट इज what type of implants should be used. If somebody is in age group less than 50-55 age group में somebody lies within this age group, so one should opt for there are long lasting implants available with which are ceramic coated या commonly gold knee या very last knee. These are the implant options available जो कि which are meant for population जो कि they are suffer from arthritis या फिर यंग एज में कोई इंजरी हुई है और हम उस पॉपुलेशन में हमें ऑपरेट करना है, तो हमें डेफिनेटली वी शुड ऑप्ट फॉर इम्प्लांट, नॉट द कोबाल्ट क्रोमियम बट वन विच इज सिरेमिक कोटेड, ऑक्सीनियम कोटेड इम्प्लांट्स आर अवेलेबल, और नायोबियम नाइट्रेट इम्प्लांट्स आर अवेलेबल, जिनसे लाइफ अगर 25 या 30 साल चलना है तो वो 5 years और एक्स्ट्रा चलेगा। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंडीशंस यू शुड कंसिडर। दूसरा है रिहैबिलिटेशन। एज फार एज रिहैबिलिटेशन इज कंसर्न, डेफिनेटली 1 month ऑफ फिजियोथेरेपी विड हेल्प यू टू गेट बैक टू रोड ऑफ रिकवरी सूनर। यू विल आपकी नी बेंडिंग, आपका वॉकिंग स्टाइल, आपका स्टेयर क्लाइंबिंग, आपका गेटिंग बैक टू नॉर्मल लाइफ लाइक वॉकिंग, ड्राइविंग योर 2-wheeler और 4-wheeler विल बी अर्ली if you are if you opt for a rehabilitation, if you are doing some physiotherapy. Rather, if you are planning a knee replacement, you are doing physiotherapy before surgery will also be more beneficial as compared to somebody who is only undergoing a surgery but not getting a rehabilitation proper. What type of anesthesia will be used and what are the associated risks? One more question, can a heart patient can undergo a TKR? डेफिनेटली एनेस्थीसिया जनरली 90% ऑफ केसेस में रीजनल एनेस्थीसिया यूज होता है। रीजनल एनेस्थीसिया इज एक फाइन नीडल आपके नी में, आपकी स्पाइन में इंसर्ट करके ड्रग दी जाती है जिससे आपकी लोअर पार्ट ऑफ बॉडी इज एनेस्थेटाइज्ड ड्यूरिंग सर्जरी और आप अवेक होते हो ड्यूरिंग सर्जरी। दैट इज द डिजायर्ड एनेस्थीसिया वर्ल्ड वाइड। एवरी पेशेंट अंडरगोइंग अ नी रिप्लेसमेंट, हमारी कोशिश होती है भी उनको रीजनल एनेस्थीसिया ही दिया जाए और पेशेंट सर्जरी के दौरान जाग रहा हो, विच इज कंसिडर्ड फॉर अ नी रिप्लेसमेंट स्लाइटली सेफर वे टू एनेस्थेटाइज समवन देन अ जनरल एनेस्थीसिया। और व्हाट आर द एसोसिएटेड रिस्क्स विद एनेस्थीसिया? एनेस्थीसिया के जो रिस्क्स हैं वो बिफोर सर्जरी अगर कोई डेफिनेटली ऑप्टिमाइज्ड है तो वो मिनिमल रिस्क हैं जो कोई किसी भी सर्जरी में एनेस्थीसिया के रिस्क होते हैं। Can a heart patient can undergo a knee replacement? Definitely yes, but it is definitely हम लोग पहले एक इको या स्ट्रेस इको करके कार्डियोलॉजिस्ट से क्लियरेंस लेते हैं। अगर कार्डियोलॉजिस्ट को लगता है भी अगर आप वो एक नॉर्मल पॉपुलेशन से जितना ही रिस्क है और आपको स्लाइट सा रिस्क है विच कैन बी मैनेज ड्यूरिंग सर्जरी, तो डेफिनेटली एक हार्ट पेशेंट कैन अंडरगो knee replacement. Routinely we come across patients who are more than 60-70 years of age and we are able to successfully do a knee replacement in them. Consider that before surgery we optimize such patients. What are the alternatives to surgery when is the surgery best option? Alternatives to surgery जो हम talk में I have talked to you about it. Lifestyle changes. Number 1, lifestyle changes, weight reduction, regular physiotherapy, and number 2 are chondroprotective drugs, anti-inflammatory drugs. And अगर ये सब फेल हो जाता है and you have used this for 4-5 months और आपको लगता है you are taking 2-3 times painkiller in a week,
So it is better to go for a knee replacement surgery than to continue painkillers, which might affect your other organs also. What type of anesthesia will be used? Definitely, as I told you, spinal anesthesia is definitely a safest form of anesthesia when considering knee replacement. And definitely, if somebody is not fit for spinal anesthesia, somebody has undergone a spine surgery and spinal anesthesia is not possible, then definitely general anesthesia is always available and as an option. Anything else? Wait for some other questions. Okay, so thank you for hearing me out, and in case of any more doubts, you can always reach out to me. I am available daily at Mukut Hospital and Heart Institute, Chandigarh, Sector 34 from Monday to Saturday, 10 a.m. to 3 p.m. And you can always book a prior appointment with me for any clarifications regarding the procedure or for any other condition which will be beneficial for you. Thank you.